इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नया पासपोर्ट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग अब पासपोर्ट बना सकते हैं। पासपोर्ट सेवा हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन काफी अच्छा चलता है। थोड़ी देर में अपना नया पासपोर्ट को अप्लाई कर पाओगे। और हाँ, पासपोर्ट अप्लाई करते समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमारे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है या नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है, और दोनों में फर्क क्या होता है, कौन सा लेना बेहतर होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर कर दिया हूं। जरा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और खुद से ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप भी पासपोर्ट को अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से आपको पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि ये सेम चीज आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट से करने के लिए फिर कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। पासपोर्ट सेवा का ये ऑफिशियल वेबसाइट है नए वर्जन में। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पासपोर्ट से रिलेटेड सारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि नया पासपोर्ट अप्लाई करने का, एप्लीकेशन ट्रैक करने का, अपॉइंटमेंट चेक करने का, फीस कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम नया पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है लॉगिन आईडी एंटर करो। लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप होंगे तो एक बार आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने में क्या क्या चीजें लगेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस पूछा जा रहा है तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फुल नेम पूछा जा रहा है, लेकिन नाम के आगे कोई भी डॉक्टर या कोई भी सैल्यूटेशन एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जो आपके आधार कार्ड पे है सेम टू सेम वही फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालना है। फिर पूछ रहा है क्या आप अपना ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो इसे मैं यस कर दूंगा। और ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यस किया हमारा जो ईमेल आईडी है लॉगिन आईडी के अंदर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों अगला एक आपको पासपोर्ट बना लेना है। पासपोर्ट बनाते समय ध्यान रखिएगा 0 से 9 तक कोई नंबर भी होना चाहिए, और आपके पासपोर्ट के अंदर कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और ये सब मिला करके मिनिमम 8 और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट डाल करके यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखिए दोस्तों, हमारे ईमेल के ऊपर एक ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार दोस्तों रजिस्टर होने के बाद जो ईमेल आईडी से हमने अकाउंट बनाया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी एंटर करके रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम वही ईमेल आईडी डालेंगे जो अभी हमने अकाउंट बनाते समय दिया था, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है या तो आप पासवर्ड डाल दो या ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो जाओ। पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे आ चुका है फ्रेश पासवर्ड एंड री इशू पासवर्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पे चेक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे पासपोर्ट रिन्यू नहीं करना है, नया पासपोर्ट हमें बनाना है, तो इस ऑप्शन को मैं स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट योर पासपोर्ट ऑफिस, तो नेक्स्ट करता हूँ सेलेक्ट करके। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ और डिटेल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको फ्रेश पासपोर्ट चाहिए या दोबारा इशू करवाना चाहते हैं, तो मुझे फ्रेश चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल करने वाला हूँ, इसे मैं इधर स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब पूछ रहा है नंबर ऑफ बुकलेट, तो यहाँ पे मैं 36 पेज या 60 पेज ले सकता हूँ। अगर आप 36 पेज का करते हो तो 1500 रुपया लगेगा, 60 पेज का करते हो तो 2000 रुपया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 36 पेज रखने वाला हूँ और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे जैसे एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट होते जाएगा यहाँ पे ग्रीन टिक लगते जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गिवन नेम देना है और सर नेम देना है। गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम आ जाएगा, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आएंगे, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब कुछ भी आपके नाम के आगे नहीं लगेंगे। सर नेम के अंदर आपका लास्ट नेम आ जाएगा। और गिवन नेम मैंडेटरी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सिंगल नेम है तो सिर्फ और सिर्फ गिवन नेम में ही डालना है। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपका कभी कोई अदर नेम रहा है, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है, तो यहाँ पे भी मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, तो यहाँ पे मैं नो कर देने वाला हूँ, यानी कि मेरा जन्म इंडिया में ही हुआ है। चलिए, उसके बाद पूछ रहा है आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो कहाँ हुआ है, विलेज, टाउन या सिटी का नाम यहाँ पे डालें, तो हम यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा बर्थ, यानी कि जन्म से ही मैं भारत का नागरिक हूँ।
ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पैन नंबर है तो डाल दीजिए, हालांकि ये ऑप्शनल बता रहा है लेकिन आप मैंडेटरी ही समझो, यहाँ पे नहीं डालोगे तो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर डलवा ही लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, नहीं डालना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पैन और वोटर कार्ड अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉय, अदर एंड प्राइवेट, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप ये ना सोचे कि भाई कल को मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, अभी तो स्टूडेंट हूं। तो अभी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ही डालो, ठीक है, बात का टेंशन छोड़ दो। फिलहाल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद अगर आप माइनर है, यानी कि आपका उम्र 18 साल से नीचे है और आपका जो पिताजी है या गार्जियन जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। फिलहाल ऐसा मेरे केसेस में कुछ नहीं है तो नो करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको ईसीआर पासपोर्ट मिलेगा या नॉन ईसीआर। तो अभी मैं क्लियर करूंगा कि दोनों में फर्क क्या होता है, कौन सा लेना चाहिए। फिलहाल मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वो 10वीं से ऊपर है, तो मैं 10th पास एंड अबव सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। पासपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, ईसीआर और नॉन ईसीआर। ईसीआर मतलब एक्स्ट्रा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, जो कि 10वीं से कम पढ़े लिखे होते हैं उनको एक्स्ट्रा पूछताछ किया जाता है। खास करके गल्फ कंट्री में दिक्कत ये होता है, कम पढ़े लिखे लोग जाते हैं वहां पे पासपोर्ट छीन लिया जाता है, गलत तरीके से काम कराया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं उनको एक्स्ट्रा इमिग्रेशन किया जाता है, यानी कि ज्यादा पूछताछ किया जाता है, एक्स्ट्रा पूछताछ किया जाता है। लेकिन ये चीजें सिर्फ वर्क वीजा को ही इफेक्ट करता है, बाकी घूमने जाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा इमिग्रेशन होता नहीं है। इसके अलावा दूसरा आ जाता है नॉन ईसीआर पासपोर्ट, यानी कि नो एक्स्ट्रा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, यानी कि स्पेशल कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ कि मेरा पढ़ाई लिखाई 10वीं से ऊपर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है कि मैं एलिजिबल हूँ नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए, ठीक है। तो 10वीं से ऊपर होंगे तो आपको यस कर लेना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक विजिबल मार्क आपको एंटर कर देना है जो भी आपका परमानेंट हो, यानी कि आपके शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा चिन्ह जो परमानेंट हो। आपको पता होगा अगर कोई भी सरकारी फॉर्म आप भरे होंगे तो ये चीजें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट मार्क डाल देना है। आधार नंबर है तो डाल देंगे, हालांकि डाल ही दीजिएगा, बिना आधार के कहाँ ही काम होने वाला है यहाँ, नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर तो मांगा ही जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों अंतिम में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है, यस के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल हमारा हो चुका है। तीसरा हम आ चुका है फैमिली डिटेल के ऊपर। यहाँ पे क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो फादर का लीगल नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद फादर का यहाँ पे सरनेम डाल देना है। उसके बाद फिर से मदर का यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालेंगे और मदर का सरनेम डालेंगे। लीगल गार्जियन अगर कोई होंगे, जैसे कि कोई ननिहाल में रहता है, उनका लीगल गार्जियन अगर मामा है या नाना है, जो भी है लीगल गार्जियन अगर है तो यहाँ पे डालना है उनका फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम, और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं एड्रेस डिटेल के ऊपर, जहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका कोई परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। तो फिर अपना एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ चुका है, हाउस नंबर, विलेज, पिन कोड, ठीक है। रीजन में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ठीक है, टेलीफोन नंबर अगर है तो डाल देंगे। उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे और पूछ रहा है क्या ऊपर वाला एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आपका अलग अलग एड्रेस होगा तो परमानेंट में जो भी होगा वो डाल दीजिएगा, करंट में जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। कुल मिलाकर के इस पेज के ऊपर आपको अपना एड्रेस फिल करना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एड्रेस डिटेल फिल करने के ऊपर, जहां पे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपका जो एड्रेस है वो इंडिया से बाहर का है, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। अगर आप यस करोगे तो इंडिया से बाहर एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नो रखा हूँ। तो पूछ रहा है हाउस नंबर, गली नंबर, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और अंतिम में एक ईमेल आईडी डाल देना है। और पूछ रहा है क्या आपका ये जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस भी है, तो यहाँ पे मैं यस करने वाला हूँ। अगर आपका अलग अलग होगा तो अपने हिसाब से फिल कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमें अपना एड्रेस को फिल करना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बोला जा रहा है आपके इस ईमेल आईडी के ऊपर कभी कभी मैसेज जा सकता है जरूरी सूचना के लिए, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो आप किसी अदर कंट्री में हो और कोई अनहोनी हो जाता है और किसी भी रीजन से ऑफिसर आपके घर पे या आपके बारे में कुछ सूचना देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जिनका डिटेल दीजिएगा उनसे ही वो कांटेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सीरियस आदमी का आपको डिटेल देना है जो आपको जानते हैं, उनका नेम एंड एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है विदाउट कंट्री कोड और टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो सारा कुछ डाल के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने कभी पासपोर्ट लिया
था जो आपने सरेंडर कर दिया हो, तो यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने कभी नौकरी के दौरान ऑफिशियल पासपोर्ट लिया था जो आपने सरेंडर कर दिया हो, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो आपको मिला नहीं, तो यहाँ पे मैं भी नो करने वाला हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों अदर डिटेल पूछा जा रहा है, यहाँ पे सभी का जवाब नो में होने वाला है। आप चाहें तो डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके नाम पे कभी कोर्ट केस हुआ था, या कभी आपने किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट लिया था, या आप कभी दूसरे कंट्री का नागरिक बने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्या आपने अपना पासपोर्ट कभी सरेंडर किया है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे सवालों का जवाब नो में होने वाला है अगर आप नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, अगर आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे सभी का जवाब नो में होने वाला है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू पासपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे आपका पासपोर्ट किस प्रकार का दिखेगा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ सिग्नेचर रहेगा, टाइप में यहाँ पे पी है यानी कि पर्सन इंडिया का यहाँ पे कोड रहेगा, आपका सरनेम यहाँ पे क्या रहेगा दिखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, ठीक है, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पासपोर्ट के सेकंड पेज के ऊपर आपके पिता का नाम और आपका घर का एड्रेस रहने वाला है। सारा कुछ अगर सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे डिटेल वेरिफिकेशन में ऑप्शन आ चुका है कुछ, जहाँ पे प्रूफ वगैरह मांगे जा रहे हैं। जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या दे सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बर्थ सर्टिफिकेट है, अगला है ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे मैं परमानेंट अकाउंट नंबर ही यानी कि पैन नंबर ही दे देता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली डिजी लॉकर से परमिशन अलाउ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा डिजी लॉकर से परमिशन मत अलाउ करिए। गलती से अगर कोई एक स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गया ना तो फिर आप उसे सुधार नहीं कर पाओगे। अगर मैनुअली आप डिटेल फिल करके पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर जाओगे तो वो ऑफिसर पूछेंगे कि भाई अगर गलती से कोई मिस्टेक हो गया हो तो यहाँ पे सुधार करवा लो। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू ऑनलाइन डिटेल वेरीफाई करवाओगे तो एक भी चीज मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप अपने एड्रेस के अंदर गली नंबर, वार्ड नंबर, हाउस नंबर, छोटे छोटे चीजों को भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप डिजी लॉकर से परमिशन देते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक चिपक जाएगा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और डाटा। तो मेरे हिसाब से डिजी लॉकर का परमिशन मत दीजिए, मैनुअली करवाइएगा, अच्छा रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। अगला यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। तो आधार कार्ड का ऑप्शन है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी डिजी लॉकर से दे सकते हैं परमिशन और सारा कुछ सही है तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और यहाँ पे प्लेस के अंदर अपना जिला का नाम डालेंगे और उसके बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट नहीं करना, एक बार प्रीव्यू करना है। और प्रीव्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो डिटेल्स है सारा फिल होकर के हमारे सामने आ चुका है। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ सही है तो इसे मैं क्लोज करूंगा और नीचे सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, लेकिन अभी प्रोसेस बचा हुआ है। आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए सेलेक्ट पीएसके का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जहां पे भी आप विजिट करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं वो पीओपीएस की सेलेक्ट कर लेना है। हालांकि आजकल पोस्ट ऑफिस के ऊपर भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो जहां पे आपको पीओपीएस के दिखेगा इट मींस ये पोस्ट ऑफिस वाला ऑफिस है। ठीक है, और जो आपको पीएस के दिखेगा यानी कि ये पोस्ट ऑफिस वाला नहीं है, प्रॉपर ये पासपोर्ट ऑफिस है। तो चलो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट पूछा जा रहा है तो कैलेंडर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ग्रीन कलर में जो भी डेट है यानी कि इस डेट में मैं बुक कर सकता हूँ अपॉइंटमेंट, तो मैं यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ किसी एक डेट में। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं बोल रहा है आर यू श्योर वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट, सेलेक्ट लोकेशन, यस करता हूँ, ओके। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है 1500 रुपए का आपको पेमेंट करना है फ्रेश पासपोर्ट के लिए, नॉर्मल के लिए, तत्काल के लिए। अगर आप 36 पेज से ज्यादा का लेते हैं तो उसके लिए प्राइस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर नीचे मैं क्लिक करूंगा। अब देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और पेमेंट को करता हूँ कंफर्म। और यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। दूसरे डिवाइस से यहाँ पे मैं स्कैन करके करता हूँ पेमेंट को कंफर्म। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार से हमें पीडीएफ जनरेट होकर के मिल जाता है। इस पीडीएफ के अंदर प्रॉपर हमें अपॉइंटमेंट का डिटेल दिया गया है कि कितना बजे कौन सा पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर कितने नंबर बैच में हमारा जो वेरिफिकेशन है वो होने वाला है, प्रॉपर इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पासपोर्ट को अप्लाई कर पाएंगे।